अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फाइक। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर्स के बाद होने वाली ये रशिया यूक्रेन वॉर यूरोप की सबसे बड़ी वॉर्स में से एक है। Gunfire and explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv shortly after the Russian President Vladimir Putin announced the move in an unscheduled TV address. He said that Russia would bring in troops. He told Ukrainian troops to lay down arms and go home. Any attempt to interfere with this Russian action would lead to, quote, consequences they have never seen. After Russian troops were told to lay down their arms, social media became a window into the new reality, showing the impacts of what appeared to be missiles being launched into Ukraine. व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशियन प्रेसिडेंट है, उसने हमेशा से यूक्रेन को रशिया का पार्ट समझा है और वो यही चाहता है कि यूक्रेन को किसी तरीके से रशिया के अंदर मिला लिया जाए। यूक्रेन और रशिया के वॉर क्राइसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट के अंदर जाना पड़ेगा। देखते हैं कि ये मसले असल में ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं। तो 18th और 19th सेंचुरी के दौरान यूक्रेन रशियन एम्पायर का हिस्सा रहा है, लेकिन 1917 में होने वाले रशियन रेवोल्यूशन की वजह से पूरे रशियन एम्पायर में जगह जगह सिविल वॉर स्टार्ट हो जाते हैं। इस वॉर्स के नतीजे के अंदर बहुत सारे इलाके इंडिपेंडेंस हासिल करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं में से एक यूक्रेन भी था, लेकिन ये इंडिपेंडेंस ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती और इन तमाम इंडिपेंडेंट नेशंस को कवर कर लेता है सोवियत यूनियन। अगले कई साल तक सोवियत यूनियन का रूल इन इलाकों पर रहता है, जिनमें से यूक्रेन एक था। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद यूरोप 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक ईस्टर्न पार्ट जो कि सोवियत यूनियन के अंदर और एक वेस्टर्न पार्ट जो कि वेस्टर्न पावर्स जिसमें यूएस, ब्रिटिश और फ्रांस मौजूद थे। अब ईस्टर्न यूरोप के अंदर सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश करता है, जिस आइडियोलॉजी को सोवियत यूनियन सपोर्ट करता रहा था, जबकि वेस्ट के अंदर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज़ पे बेस गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश की जाती हैं वेस्ट की तरफ से। इस डिवीज़न की वजह से दोनों पार्ट्स ईस्ट और वेस्ट के दरमियान काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स बढ़ती जाती हैं। इसी को देखते साल 1949 के अंदर वेस्टर्न पावर्स मिलकर यूएस और कनाडा के साथ एक नेटो अलायंस करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ साल बाद ईस्टर्न यूरोप के अंदर सोवियत यूनियन एक वॉर्सो पैक्ट अलायंस बनाता है। ये एक मिलिट्री अलायंस पैक्ट होता है नेटो के खिलाफ। अगले कई दहाइयों तक यूरोप की कंडीशन ऐसी ही रहती है। यूरोप 2 हिस्सों में डिवाइडेड रहता है और 2 आइडियोलॉजीज़ के ऊपर बेस कर रहा था, एक कम्युनिस्ट और एक कैपिटलिस्ट। लेकिन साल 1991 के अंदर जब सोवियत यूनियन कोलैप्स करता है और इसमें से 15 डिफरेंट इंडिपेंडेंट नेशंस निकलती हैं, जिनमें से एक यूक्रेन भी था। सोवियत यूनियन के ख़त्म होने से वॉर्सो अलायंस भी ख़त्म हो गया था, लेकिन वेस्ट साइड के ऊपर नेटो अभी तक जारी था, यानी नेटो बल्कि ज़्यादा आगे प्रोसीड करना शुरू कर गया था। साल 1999 के अंदर पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी नेटो का पार्ट बन जाते हैं और साल 2004 तक 7 और कंट्रीज़ नेटो को ज्वाइन कर चुकी थी। यानी अब नेटो का इन्फ्लुएंस पोस्ट सोवियत डोमिनेटेड इलाकों में भी आना शुरू कर गया था। ऑलमोस्ट सभी सोवियत यूनियन के इलाके नेटो का अलायंस बन चुके थे, सिवाय यूक्रेन, जॉर्जिया और बेलारूस के। साल 1994 में यूक्रेन ऑलरेडी नेटो का पार्ट बन चुका था। буде в НАТО. Це історична подія для нашого народу. लेकिन अभी नेटो मेंबर नहीं बना था। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और जाते हैं नवंबर 2013 में, जब विक्टर यानुकोविक की गवर्नमेंट आती है यूक्रेन के अंदर। इनकी गवर्नमेंट करप्शन और प्रो मॉस्को होने की वजह से काफ़ी फेमस थी, यानी इनका ज़्यादातर टिल्ट रशिया की तरफ था। अगर ज़्यादा एग्जेजरेट ना किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि इनकी गवर्नमेंट एक्चुअली रशिया की तरफ से एक पपेट गवर्नमेंट थी यूक्रेन में। विक्टर की गवर्नमेंट यूरोपियन यूनियन से होने वाली ट्रेड डील कैंसिल कर देता है साल 2013 में। इंस्टेड वो रशिया से $15 बिलियन का बेल आउट ले लेता है। इस डेवलपमेंट को देखते यूक्रेन में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। इन प्रोटेस्ट्स को फेमसली यूरोमेन के नाम से भी जाना जाता है। अब यूरोमेन एक्चुअली यूरो वर्ड निकला है यूरोप से, क्योंकि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ अलायंस में आना चाहता था, और मेन जो लफ्ज़ है ये निकला है यूक्रेनियन लैंग्वेज से, जिसका मतलब होता है स्क्वायर, एक मेन स्क्वायर। क्योंकि ये प्रोटेस्ट्स कीव, जो कि यूक्रेन का कैपिटल है, उसके एक बड़े स्क्वायर में हुए थे, एक मेन में हुए थे, इसलिए इन प्रोटेस्ट्स को फेमसली यूरोमेन के नाम से भी जाना जाता है। कई महीने के इस प्रोटेस्ट के बाद विक्टर की गवर्नमेंट एक क्रैकडाउन करती है इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, जिसकी वजह से 100 से भी ज़्यादा लोग इनमें मारे जाते हैं। फरवरी 2014 के अंदर विक्टर यानुकोविक की गवर्नमेंट गिरा दी जाती है और ये रशिया भाग जाते हैं। अब अपनी पपेट गवर्नमेंट के गिरता देखकर पुतिन क्रीमिया के पेनिनसुला पर एनेक्सेशन कर देता है। दोस्तों, क्रीमिया एक पेनिनसुला है जो ब्लैक सी में मौजूद है और ये यूक्रेन का ही पार्ट है। साल 1954 के अंदर रशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के प्रेसिडेंट निकिटा क्रूशेव ने इसे यूक्रेनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक को ट्रांसफ़र कर दिया था
और साल 1991 के अंदर यूक्रेन की इंडिपेंडेंस के बाद ये क्राइमियन पेनिनसुला यूक्रेन के साथ मिल जाता है। साल 2014 के अंदर विक्टर यानुकोविच की गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है और पुतिन की तरफ से यहाँ पर एक रेफरेंडम कराया जाता है ये जानने के लिए कि क्या क्राइमिया यूक्रेन के साथ मिलना चाहता है या फिर रशिया के साथ मिलना चाहता है। सरप्राइजिंगली रेफरेंडम का नतीजा ये निकलता है कि क्राइमियन लोग रशिया के साथ मिलना चाहते थे। लेकिन क्या ये रेफरेंडम पूरी तरीके से फेयर था, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्राइमिया की एनेक्सेशन के बाद अब पुतिन की नज़र जाती है दो इलाकों पर जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में मौजूद थे, लुहांस्क और डोनेस्क। ये दोनों इलाके सेपरेटिस्ट मूवमेंट से भरे पड़े थे, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिबेल फोर्सेस थी जिन्हें रशियन गवर्नमेंट खुद बैक कर रही थी अगेंस्ट यूक्रेनियन गवर्नमेंट। 17 जुलाई 2014 को ये रिबेल फोर्सेस एक फ़्लाइट को शॉट डाउन करती हैं जिसके अंदर 298 पैसेंजर्स मौजूद थे। ये सारे पैसेंजर्स इस अटैक की वजह से मारे जाते हैं, जिसके रिस्पांस में यूक्रेनियन फोर्सेस इन रिबेल्स के अगेंस्ट क्रैकडाउन करती हैं। इन रिबेल फोर्सेस को यूक्रेनियन फोर्सेस के आगे हारते देखकर अब रशियन फोर्सेस प्रॉपरली यूक्रेन में इन्वेड कर देते हैं और रिबेल फोर्सेस के साथ मिलकर यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर तक इस चलने वाली वॉर के नतीजे में यूक्रेन, रशिया और वेस्ट मिलकर बैठते हैं और एक मिन्स्क रिकॉर्ड साइन करते हैं। इस एग्रीमेंट के मुताबिक रशिया और यूक्रेन दोनों सीज़ फायर पर एग्री करते हैं और अपनी मिलिट्रीज़ को दोनों लुहांस्क और डोनेस्क के रीजन से विड्रॉ करने का कहते हैं। साथ ही साथ यूक्रेन ये प्रॉमिस करता है कि वो इन दोनों इलाकों के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा। लेकिन अगले 8 साल तक दोनों की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जाता जो कि मिन्स्क अकॉर्ड के मुताबिक हो। इस मुसलसल 8 साल चलने वाली वॉर के नतीजे में तकरीबन 14,000 लोग मारे जाते हैं और 2 मिलियन से भी ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं, यानी उन्हें अपनी जगह छोड़कर किसी और जगह पर मूव करना पड़ता है। अब नवंबर 2021 के अंदर पुतिन की तरफ से तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा मिलिट्री ट्रूप्स और मिलिट्री इक्विपमेंट को रशिया और बेलारूस के बॉर्डर पर इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पर रशियन आर्मी अपनी मिलिट्री ड्रिल्स करना स्टार्ट कर देती है। इस डेवलपमेंट के बाद अब पुतिन यूरोपियन यूनियन को अपनी कुछ डिमांड्स रखता है। पुतिन ये डिमांड करता है कि नेटो अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड करना रोक दे और साथ ही साथ क्लेम करता है कि नेटो अपने बॉर्डर्स को वापस वहीं शिफ्ट कर दे जहाँ पर ये 1997 में थे, यानी वो तमाम कंट्रीज़ जिन्होंने बाद में नेटो को ज्वाइन किया उनको नेटो के अलायंस से निकाल दिया जाए। लेकिन यूरोप की तरफ से पुतिन की इन डिमांड्स को डिनाई कर दिया जाता है और इंस्टेड नेटो फोर्सेस को ईस्टर्न यूरोप में और इन्फोर्स किया जाता है। दोस्तों, पिछले साल 21 फेब 2022 अब वॉर का थ्रेट काफ़ी रियल हो चुका था। Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. उम्मीद थी कि रशिया अब कुछ ही देर के अंदर यूक्रेन को इन्वेड कर देगा और ऐसा ही हुआ। 24 फरवरी 2022 रशियन आर्मी यूक्रेन में ऑफिशियली इन्वेड कर देती है और लुहांस्क और डोनेस्क इन दोनों रीजन्स को इकट्ठा करके डोनबास रीजन भी कहा जाता है और रशियन आर्मी इन डोनबास रीजन के अंदर मौजूद सेपरेटिस्ट्स को बैक करती है और इनके साथ मिलकर यूक्रेनियन फोर्सेस के ऊपर अटैक करती है। इस रशियन इन्वेजन को देखते यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन्फोर्स करते हैं। Война лишит гарантий всех. Гарантий безопасности не будет больше ни у кого. Кто от этого пострадает больше всего? Люди. Кто этого не хочет больше всего? Люди. Кто может этого не допустить? Люди. इसके बाद हमें दुनिया भर में पुतिन के ख़िलाफ़ और रशियन आर्मी के ख़िलाफ़ डिमॉन्स्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं, प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि रशिया में मौजूद रशियन लोग भी इसको कंडेम करते हैं और रशिया में कंडेम करने का मतलब है कि ख़ुद मुसीबत मोल ले लेना, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेस्टर्स को जेल कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद कई रशियंस सड़कों पर निकल आते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हुआ है कि नेटो ने अपनी फोर्सेस को इन्फोर्स किया है और इसी के साथ साथ यूएस की तरफ से एडिशनल ट्रूप्स भी भेजे गए हैं यूक्रेन की मदद के लिए। इस वक्त बाकी ममालिक की गवर्नमेंट्स काफ़ी केयरफुली देख रही हैं कि वो कैसे रशिया के ख़िलाफ़ एक्शन लें, क्योंकि रशिया के पास वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद है और पुतिन ने ये क्लेम किया है कि जो भी इस वॉर क्राइसिस में शामिल होने की कोशिश करेगा उसको रशिया की तरफ से सख्त कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। Должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आपको रशिया और यूक्रेन के दरमियान मौजूद वॉर क्राइसिस के बारे में बेहतर समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।